हेलो नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं राज राणा और आप सब हैं मेरे सुपर स्टूडेंट। तो आज आपकी पहली क्लास है, ये ज्योग्राफी की पहली क्लास होगी जहां पर मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूं वायुमंडल की संरचना और उसका कंपोजिशन यानी स्ट्रक्चर और उसका गठन। यानी स्ट्रक्चर होता है, एक संरचना होती है, गठन होती है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। भूगोल की यह पहली क्लास है और यह क्लास आपके 6 से लेकर 8 वाले बच्चों के लिए स्पेशली बनाई गई है। तो आप सब लोग जुड़ें, अपने दोस्तों को भी इस वीडियो के साथ जोड़ दें। और कौन कौन हमारे साथ आ चुके हैं, सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे, तो टॉपिक चलिए शुरुआत करते हैं। और बाकी जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और चलें प्रारंभ करें। चलिए, तो कोई भी अगर आपको कंपटीशन निकालना है, चाहे वो 6 से 8 हो या 9 से 10 हो या 11 से 12 हो, किसी भी मंजिल तक पहुंचना है, किसी भी लक्ष्य तक पहुंचना है, और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सबसे बड़ी चीज होती है बिलीव इन योरसेल्फ। अपने आप में विश्वास करो, आत्मविश्वास। यह आत्मविश्वास आपको बहुत आगे तक लेके जाता है। तो चलें शुरुआत करेंगे आज के टॉपिक की। और आज जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं वो बात है आज हमारे वायुमंडल की, है ना। प्रारंभ करें, एक बार बता दो। तो आज हम वायुमंडल की बात करेंगे, लेकिन वायुमंडल से पहले थोड़ी सी हम ज्योग्राफी के बारे में बता दें कि जिस ज्योग्राफी में ये वायुमंडल आता है, आखिर वो ज्योग्राफी है क्या। ज्योग्राफी की आखिर डेफिनेशन क्या है, ये आपको निश्चित रूप से पता होना चाहिए। तो देखिए, भूगोल की डेफिनेशन देखिए कि भूगोल लोगों और उनके वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन होता है। ओके, ज्योग्राफी इज द स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन पीपुल्स एंड देयर एनवायरमेंट। और क्या करता है ज्योग्राफी, यहां पर हो कि भूगोल यह समझने की कोशिश करता है कि चीजें कहां पाई जाती हैं, वे वहां पर क्यों हैं और वे समय के साथ कैसे विकसित और बदलती रहती हैं। जैसे अगर हम वायुमंडल पढ़ेंगे तो यहां पर आप ऐड कर सकते हो कि वायुमंडल कहां पर है, वायुमंडल वहां पर क्यों है और वे समय के साथ कैसे विकसित और बदलता रहा है। ज्योग्राफी इन्हीं 3 चीजों के इर्द गिर्द घूमता रहता है ना। आगे चलते हैं, आज बात करेंगे वायुमंडल की। देखो, जब भी हम वायुमंडल की बात करेंगे तो वायुमंडल को 2 स्तरों पर पढ़ा जाता है। एक होता है वायुमंडल का कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब होता है गठन, यानी आखिर वायुमंडल का गठन किस प्रकार से हुआ है, वायुमंडल किन किन एलिमेंट से या किस किस यौगिक से या कौन कौन सी चीजों से मिलकर बना है। जैसे जब हम बात करेंगे कि वायुमंडल किससे मिलकर बना है, उसको कहते हैं वायुमंडल का गठन। जैसे वायुमंडल में क्या क्या पाया जाता है। इसके अलावा हम वायुमंडल की संरचना की बात करेंगे तो उसमें हम वायुमंडल की परतों को जानेंगे। और आज हमारा पूरा के पूरा पॉइंट ऑफ कंसर्न यह है कि वायुमंडल की हम संरचना को जानेंगे, परतों को जानेंगे। तो उसी के बारे में हम शुरुआत करने वाले हैं। सभी को गुड आफ्टरनून, और सभी को और पेशेंस के साथ इस क्लास को आप, संपूर्ण क्लास को आप अच्छे से जरूर देखें। आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले ज्योग्राफी का मतलब क्या है। ज्योग्राफी का मतलब है द स्टडी ऑफ अर्थ। और जब भी आप पृथ्वी को देखोगे, यहां पर आपको पृथ्वी दिखाई दे रही है, पृथ्वी पर आपको कुछ चीजें दिखाई देती है सामान्य रूप से। जैसे पृथ्वी पर आपको लैंड दिखाई देती है, इस लैंड को हम स्थल कहते हैं। पृथ्वी पर आपको वाटर दिखाई देता है, यानी जल, ठीक है। और पृथ्वी पर हमें क्या दिखाई देता है, यहां पर दिखाई देती वायु। ये दिखाई तो नहीं देती लेकिन सर्वत्र मौजूद है, यत्र तत्र सर्वत्र। समझ में आया कि नहीं, ये सब जगह मौजूद है। और इसके बाद क्या है, आपको दिखाई देता है जीव, ठीक है नहीं, जीव यानी जिसमें जीवन है। आप सजीव और निर्जीव के बारे में तो निश्चित रूप से जानते होंगे, है ना। अब देखिए, जब हम संपूर्ण स्थल की बात करते हैं तो इसी को हम कहते हैं स्थल मंडल, ठीक है नहीं। और इंग्लिश में इसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल होता है लिथोस्फियर। और जब हम संपूर्ण जल की बात करते हैं तो हम इसको कहते हैं जलमंडल। यानी इस जलमंडल में यानी हाइड्रोस्फीयर में हमारी पृथ्वी पर पाया जाने वाले समस्त जल का अध्ययन करते हैं। और उसी प्रकार से जब हम वायु की बात करते हैं तो समस्त वायु का अध्ययन करते हैं हम वायुमंडल में। ओके, और समस्त जीवों का अध्ययन हम करते हैं हम जैव मंडल में। यानी जैव मंडल की बात आ जाए तो इसका मतलब है कि समस्त जीवों का, जिसमें जीवन है, उनका अध्ययन हम जैव मंडल में करते हैं। और इन चारों को हम कहते हैं परिमंडल। इसको इंग्लिश में कहा जाता है डोमेन, यानी डोमेन।
तो डोमेन में हमारे 4 आते हैं। याद रखो, जीवन के लिए बहुत जरूरी है लैंड, जीवन के लिए जरूरी है आपका पानी, और जीवन के लिए जरूरी है आपकी एयर। यानी तीनों ही मंडल एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं, और जहां पर ये तीनों मंडल आपस में जुड़ जाते हैं इसी को हम जैव मंडल कहते हैं। इन चारों मंडल में जिस मंडल की आज हम चर्चा करने वाले हैं उस मंडल को हम कहते हैं वायुमंडल। ठीक है नहीं, आज हम वायुमंडल पढ़ेंगे जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग भी है ना। चलिए, लेट नहीं हुए हैं, सभी लोग सही समय पर हैं और सही जगह पर हैं, है ना। वीडियो को लाइक और शेयर करते जाओ अपने अपने दोस्तों के पास। चलिए प्रारंभ करते हैं कि आखिर वायुमंडल क्या है। देखो, मैंने क्या कहा था कि वायुमंडल क्या है? एक वायु की मोटी परत है जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है। ठीक है, अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो आप देख सकते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर वायु की एक मोटी परत जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी से जुड़ी हुई है उसी को हम वायुमंडल कहते हैं। अब पृथ्वी को देखो, चारों ओर से घेरे हुए है क्या? हमारा वायुमंडल। अब देखिए, आप जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हो तो पानी रख के जाते हो, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह आप खाना भी लेके जाते हो, लेकिन कभी भी आप एयर लेके नहीं जाते। क्यों नहीं लेके जाते एयर? क्योंकि एयर, आपको पता है कि एयर सब जगह है, लेकिन अगर आप चंद्रमा पर जाएं तो आपको एयर लेके जानी पड़ती है, क्योंकि वहां पर एयर नहीं है, वहां पर वायुमंडल नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि वायुमंडल सब जगह मौजूद है ना। इतनी बात समझ में आ जाएगी। तो दोबारा देख लीजिए कि पृथ्वी के चारों ओर वायु की मोटी परत जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी से जुड़ी हुई है वायुमंडल कहलाती है। यहां पर एक शब्द का इस्तेमाल किया गया, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल का अर्थ होता है कि कोई भी दुनिया में कोई भी दो अगर पिंड हैं वो एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहे हैं, इसी को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, है ना। तो पृथ्वी भी सारी चीजों को अपनी ओर खींच रही है, वायु को भी अपनी ओर खींच रही है और इसे दूर नहीं जाने देती, है ना। याद रखना। आइए आगे चलें। तो हम यहां पर वायुमंडल की बात कर रहे हैं और मैंने आपको बताया था कि वायुमंडल में क्या है। वायुमंडल में मेन चीज है वायु। क्या आपने कभी सोचा कि वायु किसे कहते हैं? यानी वायु है क्या? कभी आप सोच सकते हो कि वायु क्या है और वायु किन किन चीजों से मिलकर बनी है? गौर कीजिए और मुझे आंसर बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए, है ना। कमेंट बॉक्स में बताओ कि आखिर वायु क्या है, इस वायु किस किस से मिलकर बनी है। तो पहली बात याद रखना बेटा, वायु एक मिश्रण है। वायु क्या है? अपने आप में एक मिक्सचर है। अब मिक्सचर आपने खाया होगा तो उसमें बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई होती हैं, बहुत सारी चीज मिली होती हैं। तो इस वायु में क्या मिला हुआ है? ठीक है, तो वायु में आपको मिलेगा गैस। वायु में गैस मिली हुई है, पहली बात याद रखना। और वायु में क्या है? वायु में धूल के कण हैं। कभी आपने घर पे छोटे से छिद्र से कभी सूरज की रोशनी को आते हुए देखा है? तो आप पाओगे कि वहां पर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल आपको जिगजैग मोशन में गति करते हुए दिखाई देते हैं, तो डस्ट पार्टिकल हैं। इसके बाद क्या है हमारे यहां पर? तो उसको कहते हैं वाटर वेपर। कभी फ्रिज की ठंडी बोतल को निकालकर मेज पर रखे हो, आप क्या देखते हो? आप देखते हो उसके चारों तरफ पानी इकट्ठा हो जाता है। आखिर ये पानी कहां से आया? कभी सोचो, ये पानी आया कहां से? हमारी वायु में जो पानी था वही कंडेंस होकर, संघनित होकर उसके चारों तरफ इकट्ठा हो गया। इसका मतलब हमारी वायुमंडल में जल वाष्प है। इसके बाद नमक के कण। कभी आप वर्षा में नहाए होगे ना, जब वर्षा में नहाते हो तो नहाते हुए कुछ पानी हमारे मुंह में चला जाता है, नमकीन लगता है ना, समझ सकते हो ना। तो वो नमक के कण हैं। इसके बाद देखें तो इसी में धुएं के कण हैं। बहुत सारे लोगों को आपने धुआं उड़ाते हुए देखा होगा, देखा है ना। इसके अलावा घर में मम्मी को भी रोटी बनाते हुए देखा होगा, वहां पे भी धुआं उठता है। तो ये धुएं के कण आखिर जाते कहां हैं? तो इसी वायु में मिल जाते हैं। इसके अलावा परागकण ये भी हैं। यानी अगर किसी फूल को आप उल्टा करके अपने हाथ पर ऐसे करो, ठीक है, तो उससे बहुत सारे छोटे छोटे महीन कण निकलते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? परागण, पॉलिन्स। इन सबसे मिलकर हमारी वायु बनती है और समस्त वायु का अध्ययन हम वायुमंडल में करते हैं। और वायुमंडल क्या है? यह जो पृथ्वी से गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो सबका आपने एक रिलेशन देख लिया। अब देखिए, अब गैस और मैं जल वाष्प को अगर मैं हटा दूं तो बाकी धूल के कण, नमक के कण, धुएं के कण और परागण, ये सभी अपने आप में ठोस अवस्था में होते हैं, ठीक है। और हमारे यहां गैस ज्यादा है। इसका मतलब है कि गैस में क्या है? गैस में ठोस।
जब गैस में ठोस होता है यानी गैस ज्यादा होती है और सॉलिड पार्टिकल कम होते हैं तो उसको कहते हैं हम एरोसोल। क्या कहते हैं हम इसको? एरोसोल, जो आपको याद रखना है। यानी अब आपसे कहें कि धूल के कण, नमक के कण, धुएं के कण, परागण, इन सबको आप एरोसोल बोल सकते हैं। तो वायुमंडल किससे मिलकर बना है? तब आप देख सकते हो कि सबसे पहले गैस से मिलकर बना है, उसके बाद क्या है, उसके बाद जलवाष्प से मिलकर बना है और उसके बाद एरोसोल से मिलकर बना है। एरोसोल क्या है? यानी गैस के अंदर ठोस को एरोसोल के नाम से जानते हैं। इतनी बात समझ में आई? हाँ या ना बताओ। किरण कुमारी सिंह है ना, ऋचा और शिल्पी कुमारी, किरण, उमर, असलम, ठीक है, बताइए इतनी बात अच्छी आई? राइटिंग अच्छी हो गई? हाँ बिल्कुल ठीक है, राइटिंग अच्छी हो गई है। इतनी बात समझ में आ गई ना? चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, लेकिन क्योंकि वायुमंडल की संरचना में गैसों का बहुत बड़ा हाथ है, इसलिए थोड़ा सा मैं गैसों के बारे में आपको बताऊंगा, है ना, वो काफी जरूरी है। अगर हम गैसों की बात करें तो हमारे यहां पर आपको 97 यानी 78% नाइट्रोजन मिलती है। यानी नाइट्रोजन हमारे यहां पर बहुत ज्यादा है। गैसों में देखो तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, दूसरे नंबर पर हमारी प्राणवायु जिसको हम ऑक्सीजन के नाम से जानते हैं, ऑक्सीजन है, जो हमारे वायुमंडल में 21% है। और इसके बाद नंबर आता है ऑर्गन का और इसके बाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड का, है ना। चलिए, ये इनकी प्रतिशतता है, यही इनके आप देखें तो इनका रेशियो है। तो रेशियो ध्यान रखना, क्योंकि रेशियो से रिलेटेड मैं आगे कुछ चीजें आपको निश्चित रूप से बताना चाह रहा हूं, है ना। चलिए, अब इस टॉपिक को आखिर हमें क्यों पढ़ना चाहिए? सबसे बड़ी बात है ना, किसी भी टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं तो आखिर इसका क्या कंसिक्वेंसेस हैं, यानी इसको पढ़ के हमें क्या फायदा मिलेगा। तो अभी हाल ही में बिहार शिक्षक भर्ती का पेपर हुआ था, ये आपको पता है, बिहार शिक्षक भर्ती का पेपर हुआ था और इस समय बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 है। तो हम अपने इतिहास से कुछ सीखते हैं और इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है। तो इतिहास क्या है कि किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। तो इस बार एक प्रश्न आया था कि वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है ना। तो अगर इस टॉपिक को करोगे तो ऐसे प्रश्न आने की संभावना और भी है और इसका चाहें तो आप आंसर भी दे सकते हैं। जैसे टिक लगा हुआ है तो उसमें आपको आंसर देने की जरूरत नहीं है। यहां पर समताप मंडल है, क्षोभ मंडल है, मध्य मंडल है, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। इसके अलावा आप देखोगे कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है। यानी पहले क्या है, क्षोभ मंडल, फिर उसके बाद क्षोभ सीमा, फिर उसके बाद समताप मंडल, फिर समताप सीमा, फिर मध्य मंडल, फिर मध्य सीमा। क्या इस क्रम को बारे में जानते हो? तो ये इस क्रम के बारे में भी इस चैप्टर में आपको भरपूर रूप से आपको पता चलेगा, है ना। तो यहां पर भी आप प्रश्न का जवाब दे सकते हैं कि इसमें उपयुक्त एक से अधिक है या एक से ज्यादा। इस क्लास लेने के बाद आपके हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा, है ना। कुछ और भी प्रश्न हैं जो इस टॉपिक से हो सकते हैं। द एटमॉस्फेयर इज मेनली हीटेड बाय, यानी हमारा वायुमंडल किससे गर्म होता है, ठीक है, दीर्घ तरंगों से या लघु तरंगों से। इंग्लिश में लिखा हुआ, मैं हिंदी करके बता रहा हूं। ऐसे प्रश्नों को भी आप इस टॉपिक से कर सकते हैं। इसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर के बारे में कौन सा कथन सत्य है, इस प्रकार से भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। यहां तक कि ऐसे प्रश्न भी आते हैं कि सुपरसोनिक जो जेट प्लेन है वो किस में उड़ते हैं, मीजोस्फियर में, ट्रोपोस्फियर में, स्ट्रेटोस्फियर में या थर्मोस्फियर में। ऐसी चीजों को भी हम आगे स्टडी करेंगे और पढ़ेंगे, है ना। आइए आगे चलते हैं। ऐसे प्रश्न हम आपको कराएंगे जैसे हमने प्रश्न करवाया था कि मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल के किस परत में घटित होती हैं। तो अब आपको यहां पे बताना कि विक्षोभ मंडल इज राइट आंसर, है ना। आगे चलते हैं, आगे चलेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वायुमंडल की परतों को जानते हैं कि आखिर कितनी वायुमंडल की परतें होती हैं। तो हम अगर पृथ्वी से ऊपर चलना शुरू कर दें, जैसे यहां पर हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और पृथ्वी से अगर हम क्या करें, ऊपर चलना शुरू कर दें तो वायुमंडल की विभिन्न प्रकार की परतें आपको दिखाई देंगी, ठीक है। अब वायुमंडल की परतों को हम दो प्रकार से पढ़ेंगे, यह भी आपको बता रहा हूं। एक होता तापमान के आधार पर, यानी जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे अचानक यानी लगातार तापमान कम होता चलेगा, कम होता चलेगा। अचानक तापमान बढ़ने लग जाए तो दूसरी परत शुरू हो जाएगी, फिर तापमान बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते जाएगा, अचानक घटना शुरू हो जाए तो तीसरी परत शुरू हो जाएगी, फिर घटते घटते अचानक बढ़ना शुरू कर दे तो फिर चौथी परत शुरू हो जाएगी।
इस प्रकार से ये इतनी परतों को यानी इन परतों को हम 4 भागों में या हम तापमान के आधार पर बांटते हैं, है ना। जैसे सबसे पहली परत जो बिल्कुल हमारे सरफेस से जुड़ी हुई है, हमारे धरातल से जुड़ी हुई है, उसे हम ट्रोपोस्फियर या क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं, जो यहां पर दे रखी है। और मुख्य रूप से इसी में जीवन है, जिसके बारे में आगे हम पूरी तरह से चर्चा करेंगे। तापमान के आधार पर है, ध्यान रखना, ठीक है, मुख्य रूप से तापमान के आधार पर। और इसके अलावा हम दूसरे विभाजन को भी हम आगे आपको बताएंगे कि इस आधार पर होती है, ठीक है। दूसरी परत जो है हमारी, ऊपर चलते हैं तो ये आ जाती है समताप मंडल, या इसको कहते हैं हम स्ट्रेटोस्फियर। 2 हो गई। आइए तीसरी परत पे चलते हैं, तो तीसरी परत आती है यहां पर मध्यमंडल। तो ये तीसरी परत है, इसे मध्यमंडल कहते हैं। और चौथी परत जो है हमारी कौन सी है, इसे हम थर्मोस्फियर या तापमंडल या ठीक है, वायुमंडल भी कहते हैं, वायुमंडल। और फिर 5वीं परत आती है जिसे हम कहते हैं बहिर्मंडल। तो इस प्रकार से आपको सारी परतें याद होनी चाहिए नीचे से ऊपर की तरफ, है ना। यहां पे लिखा हुआ है सबसे पहली परत क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल और इसके बाद बहिर्मंडल। इंग्लिश में भी याद रखना, क्योंकि एग्जाम में इंग्लिश वाले शब्दों को हिंदी में लिख के दे देता है देवनागरी लिपि में, तो आप उसके लिए तैयार रहें, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी परत है ट्रोपोस्फियर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। अब कुछ लोग कह रहे होंगे सर इसमें आयन मंडल कहां गायब हो गया, तो आयन मंडल के बारे में हम बताएंगे कि किस प्रकार से आयन मंडल बनता है और किस प्रकार से आयन मंडल से प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। अब देखिए यहां पर कुछ चीजों को मैं आपको बता रहा हूं जो अच्छे से समझना। ये एनसीईआरटी है और इसमें कुछ क्या दे रखा है, देखो सबसे पहले नीचे देखिए, सबसे पहले नीचे क्या है, यहां पे मैं कलर चेंज कर लेता हूं, यहां पे देखो ये क्षोभ मंडल, ठीक है। अब क्षोभ मंडल जैसे ही खत्म होगा, एक 2 किलोमीटर मोटी एक परत मिलती है, 2 किलोमीटर एक मोटी परत मिलती है, जिसे हम कहते हैं क्षोभ सीमा, जो अभी अभी मैंने आपको प्रश्न बताया था। तो याद रखो एनसीईआरटी की हर एक लाइन से आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको यहां पर क्षोभ मंडल मिलेगा, फिर क्षोभ सीमा मिलेगी, फिर समताप मंडल मिलेगा, उसके बाद समताप सीमा मिलेगी, फिर उसके बाद मध्य मंडल मिलेगा, और फिर उसके बाद मध्य सीमा मिलेगी, और फिर उसके ऊपर आपको क्या मिलेगा, यहां पर थर्मोस्फियर तापमंडल मिलेगा और ताप सीमा मिलेगी, और फिर उसके बाद बहिर्मंडल हो जाएगा। इस प्रकार से आपको इसको याद रखना है ना, याद रखना है, ध्यान रखना। सबसे पहले ट्रोपोस्फियर है, फिर ट्रोपोपॉज है। यहां पर एक शब्द का इस्तेमाल किया ट्रोपोपॉज। अब मैं कहूं कि पॉज हो जाओ तो रुक जाते हैं, रुक दे, यानी यहां पर जो कुछ हो रहा होगा, क्षोभ मंडल में जो कुछ हो रहा है, एक समय पर आकर उस पर रोक लग जाती है। क्षोभ मंडल में तापमान कम होता है और ऊपर जाकर रुक जाता है तापमान कम होना। जैसे रुकेगा पॉज, उसी को कहते हैं ट्रोपोपॉज, ठीक है। नेपियर ने यह शब्द दिया था ट्रोपोपोज, जो आपको यह भी याद रखना। ट्रोपोपोज किसने शब्द दिया था, एक कोने में लिख लो, नेपियर ने यह शब्द दिया था, तो यह गलत भी नहीं होना चाहिए आपका। अब याद रहेगा, एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। सबसे पहले क्षोभ मंडल, तो उसके बाद क्षोभ सीमा, फिर समताप मंडल, समताप सीमा, मध्य मंडल, मध्य सीमा, ठीक है, ताप मंडल, ताप सीमा, और उसके बाद बहिर्मंडल। इंग्लिश में सेम है, यहां पर ट्रोपो तो पोज लगा दो, ट्रोपोज, ठीक है, ट्रोपोपोज, या स्ट्रेटो है तो स्ट्रेटोपोज, या मीसो है तो मीसोपोज, या थर्मोस्फियर थर्मोपोज। अब इसके ऊपर मत कहना कि सर एक्सोपोज कह दें, कि एक्सोपोज के बाद तो अंतरिक्ष शुरू हो जाता है, यहां कोई सीमा फीमा नहीं है ना। नेपियर, नेपियर का नाम आपको याद रखना है। यहां पर एक अच्छा सा चित्र मैंने आपके लिए बनाया है, और कुछ चीजें जो मैं आपको यहां बताना चाहता था वो आपको बता दूं, अच्छे से आपको पता भी चल जाएगा, है ना। देखो यहां पे कुछ ऊंचाई दे रखी है और यहां पे कुछ तापमान दे रखा है। और सबसे पहली परत को देखिए, सबसे पहली परत को देखोगे तो यहां पे देखो तापमान कम हो रहा है, ठीक है, यहां पे तापमान कम हो रहा है, इसमें तापमान फिर बढ़ रहा है, और फिर इसमें तापमान कम हो रहा है, और फिर इसमें बढ़ रहा है। कभी कभी यह कंफ्यूजन आ जाता है, कंफ्यूजन ये आ जाता है कि कौन सी तापमान यानी कौन सी परत में तापमान घटेगा और कौन सी में बढ़ेगा, आशा आ जाएगा ना। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है जो मैं आपको बता रहा हूं, एक फॉर्मूला है जिसको कहते हैं दीदी ट्रिक। ये आपको पता होना चाहिए ना, कभी जीवन में नहीं भूलोगे। देखो डी से क्या होता है डिक्रीजमेंट, और आई से क्या होता है इंक्रीजमेंट। डी से डिक्रीजमेंट, आई से इंक्रीजमेंट। तो जब हम पहली परत में ऊपर की ओर जाएंगे तो यहां पर तापमान देखो घट रहा है,
है ना, घट रहा है तापमान, तो यहां पे क्या लिखा है, पहली परत में तापमान घटेगा। दूसरी परत में देखिए यहां पर बढ़ रहा है, तो दूसरी परत में तापमान बढ़ेगा, इंक्रीजमेंट होगा। तीसरी परत में देखो तापमान फिर घट रहा है, तो यह डिक्रीज आ गया। फिर इसमें फिर दोबारा से तापमान बढ़ रहा है, तो फिर आ गया इंक्रीज। तो दीदी फॉर्मूला को याद रखोगे तो आप याद रखोगे कौन सी परत में तापमान घटेगा और कौन सी में बढ़ेगा। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ बताओ। ये फॉर्मूला याद हो गया ना। ऐसे ही कुछ ट्रिक्स भी होती हैं जिससे कि आप अपने तैयारी को आसान कर सकते हो, है ना। तो अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो अब तो नहीं होगा ना। इसके बाद कंफ्यूजन आपका खत्म हुआ या नहीं हुआ एक बार बता दो, है ना। दीदी फॉर्मूला, ठीक है, आपके घर में दीदी तो पक्का होंगी, ठीक है, वरना चाचा की लड़की दीदी होती हैं, ताई की होती हैं, लेकिन दीदी तो पक्का होंगी। तो दीदी जैसे दीदी बोलो दिमाग में आना चाहिए डिक्रीजमेंट इंक्रीजमेंट, डिक्रीजमेंट इंक्रीजमेंट। इस प्रकार से आपको याद रखना है ना, याद रखना इस बात को। अब देखिए यहां पर, यहां देखो, यहां से लेकर ये तापमंडल है, ठीक है, ये क्षोभ मंडल है, ये समताप मंडल है और ये मध्य मंडल है। इन तीनों में देखोगे तो गैसें एक दूसरे से मिली हुई होती हैं। एक दूसरे से क्या होंगी, गैसें आपस में मिली हुई होती हैं और सबकी परसेंटेज लगभग बराबर होती है। यानी यहां से लेकर यहां तक, ये दिखाई दे रहा है, यहां से लेकर यहां तक हर जगह 78% आपको क्या मिलेगी, नाइट्रोजन। 21% क्या मिलेगी आपको, यहां पर ऑक्सीजन। आर्गन कितनी मिलेगी, 0.93%। और आपको कार्बन डाइऑक्साइड कितनी मिलेगी, 0.3%। यहां से लेकर यहां तक यानी क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल, इन तीनों में गैसों की प्रतिशत, गैसों का रेशियो बिल्कुल सेम रहता है। ठीक है, सेम को क्या कहते हैं, सममंडल कहते हैं। इन तीनों को ही सममंडल कहते हैं। देखो जैसे कि इधर लिखा हुआ होमोस्फियर, इसका मतलब क्या होता है, सममंडल। समझ में आएगा नहीं, इसको सममंडल कहते हैं। अब देखिए यहां पर सभी गैसें आपस में जुड़ी हुई होती हैं, आपस में जुड़ी हुई होती हैं। इसके ऊपर गैसें एक दूसरे से अलग अलग होती हैं, सब अलग अलग होती हैं। तो इस जगह को कहते हैं टर्बुलेंस। ये टर्बुलेंस है, ये अलग अलग सारी चीजें यहां पे मिक्सचर में यहां पे सेपरेट हो जाती हैं। तो ये टर्बो पास होता है, यहां पर टर्बो पास। और इसके बाद हर जो परत मिलेंगी, यानी यहां पर 78% नहीं होगी, यहां पर ये इनका प्रतिशत अलग अलग हो जाता है। कहीं पर नाइट्रोजन 100% मिलेगी, कहीं पर ऑक्सीजन 100% मिलेगी, कहीं पर ऊपर जाके कोई और गैस 100% मिलेगी। सारी गैसें एक दूसरे से अलग अलग हैं, यहां पर अलग अलग परतों में है। ठीक है, तो इसको कहते हैं विषम मंडल। इसको क्या कहेंगे हम, विषम मंडल। याद रखो, है ना। अब बताओ कितना बेहतरीन आपको मैंने फैक्ट बताया है। सममंडल हो गया और विषम मंडल हो गया, है ना, गजब की बात। अब देखिए यहां पर एक चीज और देखो, यहां पर मैंने कुछ बताया है, ठीक है, जैसे अभी आपने सुना है तो आप इसको अच्छे से देखो, है ना। ये हमेशा पता है मैं हर चीज को ऐसे ही तुम्हें पढ़ाऊंगा जिससे कि आपका कोई, जैसे आपने नाम सुना होगा ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर को क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल। लिखा है, ट्रोपोस्फियर को क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल कहते हैं। बेटा देख लो यहां पर मैंने क्या कहा था, बिहार शिक्षक भर्ती इस समय पर बहुत ही ज्यादा अलग तरह के क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, वो कहां से प्रश्न पूछ ले यह भी नहीं पता होता, इसलिए मैं आपको बहुत डेप्थ में पढ़ाऊंगा। यहां पे देखो ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल, सबसे पहले टीजे रेंस डी बोट ने सुझाया था। ये दो ग्रीक शब्दों ट्रोपोज अर्थात मिश्रित करना तथा स्फीयर अर्थात मिलकर बनना, अर्थात ट्रोपोस्फियर शब्द का अर्थ होता है ऐसा क्षेत्र जहां आसानी से गैसों का मिश्रण हो जाता है। समझ में आ गया नहीं, ये है ट्रोपोस्फियर, ये आपको ध्यान रखना होगा, है ना। चलो अब चलते हैं, एक एक परतों को अच्छे से समझ लेते हैं। यहां परतों में क्या है ये देख लेंगे। सबसे पहले हम परत की बात करते हैं जिसका नाम है क्षोभ मंडल, है ना। चलें क्षोभ मंडल पर चलें। और क्षोभ मंडल को समझने के लिए कितनी अच्छी बात है, मैंने आपको यहां पर कुछ चीजें दिखा रहा हूं। देखिए सबसे पहले देखो, यह वायुमंडल का सबसे निचला स्तर है, ठीक है ना। क्या है यहां पर, वायुमंडल का सबसे निचला स्तर है, ये तो आपको पता ही है ना। चलिए, क्योंकि ये हमारी धरती है और धरती की जो सबसे पहली परत है उसी परत को हम क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल कहते हैं। तो यह वायुमंडल का सबसे निचला स्तर है, इसे अधोमंडल कहते हैं, इसे संवहन मंडल कहते हैं और इसको परिवर्तन मंडल कहते हैं। अधो माने सबसे नीचे है, तो इसको क्या बोलते हैं, याद रखो, ठीक है,
इसको क्या कहते हैं हम? अधोमंडल, यानी सबसे जो नीचे वाली परत है उसको क्या कहेंगे? अधोमंडल। अधो माने नीचे होता है, ठीक है, याद रखना। कहते हैं किसी की अधोगति हो गई। अधोगति का मतलब क्या होता है? यानी उसकी बहुत जिंदगी खराब हो गई, उसकी पता है अधोगति का मतलब दुर्गति। अधो यानी सबसे पहला मंडल है। दूसरा इसी को क्या कहते हैं? संवहन मंडल। संवहन मंडल क्यों कहते हैं? कि आपने ये बताओ कुकर वगैरह में या केतली वगैरह में चाय बनाई है? आपने कही हाँ सर बनाई तो है। उसको आपने गर्म किया है? आप कहोगे सर गर्म तो किया है। उसमें से भाप निकलती है? हाँ निकलती है। ऊपर जाती है नीचे जाती है? आप कहोगे सर ऊपर जाती है। तो हाँ, इस क्षोभ मंडल में क्या होती हैं? गैसें ऊपर जाती हैं, ठीक है नहीं? अब ऊपर जाने पर तापमान कम होता है तो ठंडी होकर नीचे बैठ जाती हैं, फिर नीचे गर्म होती हैं, फिर ऊपर चली जाती हैं और फिर ठंडी होके नीचे आ जाती हैं। इस मंडल में गैसें इस प्रकार की तरंगें उत्पन्न करती हैं कि कभी गैस ऊपर जाती है, फिर ठंडी होके नीचे आ जाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर ठंडी होके नीचे आती है। इस प्रकार की तरंगों को संवहन तरंग कहते हैं, कन्वेक्शनल वेव्स कहते हैं। और जहां पर ये तरंगें बनती हैं उसको संवहन मंडल कहते हैं, क्योंकि यहां पर जो आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर इस प्रकार की तरंगें लगातार चलती हैं। लगातार हमारा पानी गर्म होकर या गैस ऊपर जाता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। तो इसी को संवहन मंडल भी कहते हैं, जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, परिवर्तन मंडल क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर मौसम में लगातार परिवर्तन होते रहते हैं, इसलिए इसको परिवर्तन मंडल कहते हैं। यहां पर तापमान में परिवर्तन होता रहता है। कभी कभी यहां पर क्या होगा? कभी वर्षा हो रही है, कभी यहां पे कुछ हो रहा है, ये सब कुछ होता रहता है, जो आपको निश्चित रूप से ध्यान रखना चाहिए, है ना। आइए आगे चलें। थोड़ी थोड़ी चीजों को मैं सबको आपको एक स्पष्ट तरीके से बताऊंगा। आगे क्या है? इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर होती है। यह याद रखना एनसीईआरटी का फैक्ट है, ठीक है। अलग अलग बदलता रहता है, लेकिन एनसीईआरटी का फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहां पर क्या है? यह ध्रुवों पर 8 किलोमीटर। तो आइए यहां पे दिखा देता हूं। यह है आपके ध्रुव, इसको कहते हैं नॉर्थ पोल और इसको कहते हैं बेटा साउथ पोल। अब पोल पर कह रहा है कि इसकी जो ऊंचाई है मात्र कितनी है? 8 किलोमीटर। और यहां पर क्या होती है? विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा। तो यहां पर कितना है? 18 किलोमीटर। अगर इसकी औसत आ जाए तो आप कैसे निकालोगे? 18 + 8/2। तो कितना हो गया? 8 8 16 यानी 26/3, यानी कितना आ गया? 13, यानी 13 किलोमीटर उसकी औसत ऊंचाई होती है। यह आपको ध्यान रखना। एक बात आपको दिमाग में आ रहा होगा, क्या आया हो? कि सर एक बात बताइए, ये बताओ कि 8 किलोमीटर यहां ध्रुवों पर 8 किलोमीटर है, यहां पर 18, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि आपको पता होना चाहिए कि विषुवत रेखा पर हमेशा तापमान ज्यादा होता है। तापमान ज्यादा होगा तो वायु गर्म हो जाएगी और गर्म वायु ऊपर तक चली जाती है। जितनी ज्यादा गर्म होगी उतना ही ऊपर तक जाएगी। तो इस कारण हवा ऊपर तक चली जाती है, संवहन तरंगें ऊपर तक हो जाती हैं, इसलिए इसकी ऊंचाई ऊपर चली जाती है ना। और ध्रुवों पर आपको पता है तापमान इतना होता है कि आप 4-5 कोट पहन लें, मोटे मोटे कपड़े पहन लें, तो भी शायद वो ठीक है आप ठंड से नहीं बच पाओगे, क्योंकि 0 डिग्री से नीचे तापमान ठीक है रहता है, 0 डिग्री से ऊपर निकलता ही नहीं है। तापमान कम होगा, ठीक है, एयर बिकम कूल एंड सेटल डाउन, यानी एयर ठंडी होगी और नीचे बैठेगी, और नीचे बैठने से इसका परत क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। ये याद रखना है ना। तो आप देखिए कि क्षोभ मंडल जो ध्रुवों पर मात्र 8 किलोमीटर होता है और 18 किलोमीटर विषुवत रेखा पर होता है, ठीक है। एक बात और याद रखना, अगर कभी क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि भैया बीपीएससी है, कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन में स्टेटमेंट देगा कि अगर ध्रुवों से अगर हम ठीक है अगर हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलेंगे, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलेंगे, तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई लगातार घटती जाएगी। तो स्टेटमेंट सही होगा गलत होगा? स्टेटमेंट बताओ। मैं क्या सेंटेंस कह रहा हूं कि अगर हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलेंगे तो क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है वो लगातार घटेगी या लगातार बढ़ेगी? यहां पर आंसर बताओ, है ना। तो अब निश्चित रूप से स्टेटमेंट सही है और वहां टिक लगा देना कि हां सही है ना। पश्मीना शॉल ओढ़ लेंगे, बिल्कुल, वाह गुड, है ना। चलो, पश्मीना शॉल के बारे में जब आए तो पश्मीना जो ये बकरी से मिलती है शॉल, याद रखना। और ये शॉल है वो लद्दाख में ये बकरियां पाली जाती हैं। लद्दाख के लोग उसको लेके जम्मू कश्मीर में दे देते हैं और वहां पर ये पश्मीना शॉल बुनने का कार्य होता है, जो आपको ध्यान रखना है।
आगे देखते हैं कि इस मंडल में ही यानी क्षोभ मंडल में ही आपको धूल के कण मिलते हैं, क्षोभ मंडल में ही आपको जलवाष्प मिलती है ना। ठीक है, क्षोभ मंडल में आपको डस्ट पार्टिकल मिलेंगे, इस पे जलवाष्प मिलेंगे, इसी मंडल में पाए जाते हैं। अतः सारी मौसमी घटनाएं, ठीक है, जैसे कोहरा हो, धुंध हो, बादल हो, ओस हो, वर्षा हो, ओलावृष्टि हो, तड़ित झंझा हो, आदि सभी इसी मंडल में पाए जाते हैं, इसी मंडल में होते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो यही मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे ज्यादा मौसमी घटना यही होती है। क्यों? क्योंकि यहां पर डस्ट पार्टिकल हैं, यहां पर वाटर वेपर हैं, इस कारण यहां पर फॉग होता है। फॉग पूछता है ना क्या चल रहा है भारत में, फॉग चल रहा है, यही ना वो फॉग है ना। और इसके बाद धुंध, इसको कहते हैं मिस्ट। ठीक है, इसके बाद होता है क्लाउड, इसके बाद होता है ड्यू। ठीक है, ड्यू माने ओस। ठीक है, और यहां पे है रेनफॉल और इसको कहते हैं हेलस्टोन। तो ये सारी घटनाएं यहां पर होती हैं। मैंने आपको यहां पे भी दिखाया, देखो यहीं पर वर्षा होती है, यहीं पर बादलों का निर्माण होता है, यहीं पर आपको दिखाई देगा कि बिजली चमकती है, यहीं पर बर्फबारी होती है। यहीं पर आप गौर कीजिए तो यहां पर ही इसकी ऊपरी सीमा में डोमेस्टिक एयरलाइंस चलती हैं। डोमेस्टिक एयरलाइंस जानते हो, जो घरेलू हवाई जहाज होते हैं, इसमें यात्री हवाई जहाज होते हैं, वो नीचे ही चलते हैं, क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा में चलते हैं, है ना, यहां पर चलते हैं ऊपर। याद रखना इस बात को। इसी में आपको हेलीकॉप्टर दिखाई देगा और इसी में आपको हॉट बैलून भी दिखाई देगा। हॉट बैलून, ठीक है, हॉट बैलून जानते हो, जिसमें हम बैठकर ऊपर की यात्रा करते हैं, कभी कभी ऊपर चले जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है ना। आगे चलते हैं। ऊंचाई पर जाने पर इस मंडल में तापमान में कमी आती है। यह कमी 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड या 165 मीटर पर 1 डिग्री की वृद्धि यानी कमी आती है। ये वृद्धि नहीं है, कमी आती है, यह आपको ध्यान रखना है ना। अब देखो यहां पर जैसे जैसे हम सरफेस से ऊपर जाएंगे तापमान कम होगा, और तापमान कम होगा यही कारण है कि हमारे यहाँ पे शिमला हो, हमारे यहाँ पे देहरादून हो, हमारे यहाँ पर मसूरी हो, हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर हो, ये सब बहुत ठंडे रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि ऊंचाई पर है, और ऊंचाई पे माना जाता है कि 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाएगा 1000 मीटर पर, है ना। अब सोचिए कि अगर आप उत्तराखंड में रानीखेत गए तो वहां पर उसकी एल्टीट्यूड कितना है? 2000 मीटर है। ठीक है, और आप कहां रहते हो? मान लो यूपी में रहते हो, यूपी में 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 2000 पर कितना हो जाएगा? 13 डिग्री इसमें से माइनस कर दो तो यहां पे कितना बचेगा? 17। तो वहां पे 17 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होगा, यही आप ध्यान सकते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा ना। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, सर एक बात बताइए, ऊपर जाने पर सूरज तो पास आता है, तापमान काहे घटता है ना, तापमान क्यों घटता है? तो एक बात याद रखना कि सबसे पहले तो हमारा वायुमंडल जो गर्म होता है ना, वो पार्थिव विकिरण या टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से गर्म होता है। समझ में आ गया नहीं? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कौन सी होती है? जब भी हमारी धरती गर्म होती है तो गर्म होने के बाद क्या होते हैं, वो अपने अंदर से रेडिएशन निकालती है, उसको टेरेस्ट्रियल रेडिएशन या पार्थिव विकिरण कहते हैं, है ना। याद रहेगा ना। तो एक बात बताओ, पृथ्वी यहां पर है, तो जैसे जैसे तापमान ऊपर जाएगा तो धीरे धीरे तापमान, यानी जैसे आप जब कभी तवे पर रोटी करते होगे, आप गौर करो, और यहां पे जब आग जलाते हो, है ना, यही तो है, यही तो आग जल रही है। तो देखो ये जगह ज्यादा गर्म होती है, जैसे जैसे दूर जाओगे ये जगह कम गर्म होती जाएगी, है ना, है ना। एक तो ये रीजन है कि ऊपर जाने पे क्यों तापमान कम होता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, जैसे लॉन्ग वेव कहते हैं, दीर्घ तरंगे कहते हैं, ठीक है, दीर्घ विकिरण कहते हैं, ठीक है, उससे हमारा वायुमंडल गर्म होता है, पहले याद रखना। ठीक है नहीं, ये वाली बात आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये वाली बात तक एक और क्या चीज होती है, देखो एक और क्या होता है, ऊपर जाने पर वायुमंडल की मात्रा कम हो जाती है। जैसे यहां पर हम खड़े हुए हैं, ठीक, तो यहां पर वायुमंडल ज्यादा, यानी वायु की मात्रा ज्यादा है, ठीक है, यहां पर वायु की मात्रा कम है, यहां की वायु की मात्रा और कम है, और वायु ही किसी तापमान को क्या करेगी? एब्जॉर्ब करेगी। तो ऊपर वायु कम है तो तापमान को भी कम एब्जॉर्ब कर पाएगी, इसलिए यहां ऊपर जाने पर तापमान भी कम होता है। ठीक है नहीं, क्योंकि ऊपर जाने पर वायुदाब कम होता है। इस कारण आपको मैं बता रहा हूं कि ऊपर जाने पर वायुदाब क्यों कम हुआ, क्योंकि ऊपर वायु की मात्रा, द क्वांटिटी ऑफ एयर भी लगातार कम होती जा रही है, क्योंकि ऊपर जाने पर वायुदाब कम हो रहा है।
इतनी बात समझ आएगी ना। तो आप दोनों चीजों को समझ जाओगे और यह चीज फैक्ट आपको याद रखना है कि ऊंचाई जाने पर इस मंडल में तापमान में कमी आती है और यह कमी 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। ऐसा क्यों होता है यह मैंने आपको बता दिया है। आगे चले, आगे चलो, आगे चलते हैं। तो यहां मिटा दूं, वायुमंडल का लगभग 75% पदार्थ, वायुमंडल में जो भारी भारी गैसें हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, जैसे नाइट्रोजन हुई, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन हुई, ये भारी जितनी भी गैसें हैं ना, वो 75% केवल और केवल क्षोभ मंडल में ही आती हैं। यहां पे दिखाई दे रहा है कि भारी गैसें यही पाई जाती हैं ज्यादा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। ठीक है नहीं। यह परत हमें दिन के समय सूर्य के अत्यधिक गर्मी से बचाती है और रात में पृथ्वी की सतह को गर्म रखती है। यही परत काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखना। ठीक है ना। तो अब आपको याद रखना है। मैडम पे ध्यान मत दो, यहां पे ध्यान दो, समझ में है कि नहीं, ये जरूरी है। यह परत हमें दिन के समय सूर्य की अत्यधिक गर्मी से बचाती है। क्यों? क्योंकि कुछ यानी सूरज की जो किरणें आती हैं तो यहां पे जो परतें होती हैं वो कुछ परत अपने अंदर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और धरती तक नहीं आने देती। और रात में सूरज डूबेगा, ठीक है, तो एक संग ठंड हो जानी चाहिए, एक संग तापमान गिर जाना चाहिए, लेकिन यह सूरज की जो गर्मी को, ठीक है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और काफी देर तक धरती को गर्म बनाए रखती है। ठीक है, तो दोनों चीजें हैं जो आपको अच्छे से याद रखना है ना। चलिए और देख लीजिए क्षोभ मंडल में और क्या क्या मिलता है। ऊबड़ खाबड़ हवा के पैकेटों की उपस्थिति के कारण जेट विमान के चालक इस परत से बचते हैं। यहां पर क्या होती है, परतें चलती रहती हैं, ऊपर नीचे ऐसी करके परतें चलती हैं। ठीक है, यहां पर हवा चलती रहती है, ठीक है, खतरनाक वाली हवा, क्योंकि हवा ऊपर जाती है फिर ऐसे करके चलने लग जाती है, तो खतरनाक वाली हवाएं चलती हैं, इनको वायु पैकेट कहा गया है। और इसकी वजह से क्या है, वहां पर जेट विमान के चालक हैं। ठीक है नहीं। चलिए ये हो गया। ऊबड़ खाबड़ हवा के पैकेटों की उपस्थिति के कारण जेट विमान के चालक इस परत से बचते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल के मध्य एक संक्रमण क्षेत्र पाया जाता है जिसे ट्रोपोपास कहते हैं। ये मैंने भी आपको बताया था, ट्रोपोपास यानी जैसे जैसे हम क्षोभ मंडल में जा रहे हैं, ठीक है, तो एक जगह ऐसी आएगी जो क्षोभ मंडल और इसके ऊपर समताप मंडल होता है, उन दोनों के बीच में एक संक्रमणशील पट्टी है। जैसे जैसे यहां पे तापमान कम हो रहा है, अचानक यहां पे तापमान स्थिर हो जाता है, तापमान न घटता है न बढ़ता है, उस जगह को कहते हैं क्षोभ सीमा। उसी जगह को क्या कहते हैं, क्षोभ सीमा, याद रखना। ठीक है नहीं। हाँ प्रिया जी, क्या हो गया, यहां पे पढ़ लो चुपचाप अच्छे से, है ना। एक एक टॉपिक आपको मैं बहुत क्लियर तरीके से पढ़ा रहा हूं। क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल के मध्य संक्रमण क्षेत्र को ट्रोपोपास कहते हैं। और इस ट्रोपोपास में यहां पर एक जबरदस्त क्या चलती हैं, हवाएं चलती हैं, जबरदस्त हवाएं चलती हैं। उन हवाओं को हम क्या कहते हैं, जेट स्ट्रीम कहते हैं। ठीक है, जेट स्ट्रीम लंबे से पैकेट में चलती हैं, ये क्षोभ मंडल में भी चलती है और समताप मंडल में भी चलती हैं, लेकिन क्षोभ सीमा में भी चलती हैं, याद रखना। और ऐसे चलती हैं यहां पर, जब मैं आपको जेट स्ट्रीम बताऊंगा तब मैं आपको पढ़ाऊंगा। वैसे याद रखना कि जो हवाएं, ठीक है, धरती से ऊपर उठती है ना ऐसे करके, वो फिर ऐसे करके चलती हैं, ठीक है, और फिर धरती पे दोबारा नीचे बैठ जाती हैं। जैसे हवा गर्म होकर ऊपर उठी, फिर ऐसे चलेगी, फिर नीचे बैठेगी, फिर ऐसे चलेगी, नीचे बैठेगी। तो ये वाली जो ऊपर हवाएं चलती हैं उनको कहते हैं जेट स्ट्रीम। तो जेट स्ट्रीम कहां चलती है, ट्रोपोपास पे चलती है, ये आपको ध्यान रखना है ना। चलिए आगे चलते हैं। इसी में जेट स्ट्रीम चलती है, इतनी सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। अब आपसे कोई पूछ ले कि सर ये बताओ कि हेलीकॉप्टर कहां उड़ता है, तो आप बता देना कि क्षोभ मंडल में उड़ता है। इसके अलावा जो आपके जो घरेलू विमान हैं, ठीक है, डोमेस्टिक जो एयरलाइंस होती है या ये यात्री जो विमान होते हैं जो थोड़ी थोड़ी दूरी के होते हैं, वो भी क्षोभ मंडल की निचली यानी ऊपरी सीमा में ही चलते हैं। ये भी आपको अच्छे से पता होगा, है ना। आइए आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब देखिए हमारे इस क्षोभ मंडल में बहुत सारे क्या मिलते हैं, बहुत सारे हिम के कणों से बने हुए बादल मिलते हैं। पक्षाभ स्तरीय बादल होते हैं जो हिम कणों से मिलकर बनते हैं। अब हिम कणों से या आइस पार्टिकल से सूरज का रोशनी निकल के आती है, उसकी वजह से एक सूरज के चारों तरफ एक गोला बन जाता है जिसको हम कहते हैं सूर्य का प्रभामंडल। ये आपको कहेंगे इसको हेलो ऑप्शन, यानी ये सूर्य का प्रभामंडल है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो सूर्य का प्रभामंडल हो गया ना। तो इसी तरह से चंद्रमा के चारों तरफ भी कभी कभी गोला बन जाता है, उसको भी चंद्रमा का प्रभामंडल कहते हैं, ध्यान रखना।
सूर्य के चारों ओर दिखाई पड़ने वाले इस प्रभा मंडल वलय का निर्माण तब होता है जब सूर्य पृथ्वी से 22 डिग्री के कोण पर होता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, रट लो। सूर्य के प्रकाश की किरणों की ऊपरी स्तर के पक्षाभ मेघों यानी सिरस क्लाउड, ये सबसे ऊंचाई पर पाए जाने वाले, ठीक है, क्षोभ मंडल में सबसे ऊंचाई पर यही पाए जाते हैं, स्तरी और पच्छाभ स्तरी, ठीक है। और ये आईसी पार्टिकल से बने हैं, ये आपको निश्चित रूप से पता होना चाहिए, ठीक है। तो बर्फ के क्रिस्टलों से होकर गुजरने पर प्रकाश का प्रकीर्णन होता है और इस कारण प्रभा मंडल में इंद्रधनुषी रंग दिखाई देते हैं, कई तरह के रंग दिखाई देते हैं। तो कभी आपसे कोई पूछ ले कि सूर्य और चंद्रमा के प्रभा मंडल के लिए क्या जिम्मेदार है, ठीक है, क्या जिम्मेदार है, तो आप आंसर बताओगे कि ये सिरस क्लाउड हैं, ठीक है। इनको क्या कहते हैं, पच्छाभ या सिरस क्लाउड हैं, ये हेलो बनाते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, हेलो, हेलो, ठीक है, ये बनाते हैं। और इसके अलावा चंद्रमा भी यही बनाते हैं, है ना। चलो और आगे चलें, आगे चलते हैं। अगर आप मेरे साथ अभी तक नहीं जुड़े तो SST विद राजराणा टेलीग्राम पर मेरे साथ सारे लोग जुड़ जाएं, है ना। अब चलते हैं अगली परत पर। दूसरी परत है जिस परत को हम समताप मंडल के नाम से जानते हैं। अब आप कहोगे सर समताप मंडल क्यों कहते हैं, क्यों, देखो इसके ऊपर जाने पर कुछ समय के लिए यानी 25 किलोमीटर, याद रखना ये लगभग कितनी 13 किलोमीटर तक थी ना, ठीक है। यहां पर ये रही, ये है यहां पे समताप मंडल। क्षोभ मंडल से ऊपर लगभग 25 किलोमीटर तक, कितना याद रखना जो मैं आपको बोल रहा हूं, क्षोभ मंडल जैसे खत्म होगा, क्षोभ सीमा जैसी खत्म होगा, ठीक है, तो ये 13 किलोमीटर के आसपास होती है, मैं 25 किलोमीटर बोल रहा हूं। 25 किलोमीटर तक यहां पर तापमान समान रहता है, इस कारण से समताप मंडल कहते हैं, जो आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गई, समझ में आ गई क्या कह रहा हूं मैं। इसका नाम क्या, समताप यानी समान जहां तापमान रहता है, स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है। इसका मतलब है कि जैसे ही क्षोभ सीमा समाप्त होती है 25 किलोमीटर तक, ठीक है, 25 किलोमीटर तक यहां पर तापमान लगभग बराबर रहता है, सेम रहता है। इस कारण कहते हैं समताप मंडल, जहां तापमान समान रहता हो और ऊपर जाने पर यहां का तापमान घटने लग जाता है, यहां पर तापमान बढ़ता है, तापमान बढ़ता जाएगा। क्यों, क्योंकि इस समताप मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है और ओजोन गैस अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करती है, तो यहां का तापमान बढ़ा देती है। तो आप अब ये मत सोचना कि समताप मंडल का तापमान बहुत हो जाता है। समताप मंडल का अधिकतम तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना। लेकिन यहां तापमान माइनस में पहुंच गया था ना, इस कारण यहां पे -10 यार इतना तापमान हो जाता है, तो यहां पर 0 डिग्री तक पहुंच जाता है। याद रखना 0 डिग्री तक पहुंचता है, इतना भी आपको याद रखना है। जेट विमान, अगर कोई आपसे पूछ ले ना जेट विमान कहां चलते हैं, तो आपको आंसर बताना है कि जेट विमान हमारे कहां पे चलेंगे, वो चलेंगे समताप मंडल में, ठीक है। तो वही मैं चीज बता रहा हूं। और क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा में अलग चीज चलती है, ये भी आपको निश्चित रूप से पता होगा और ध्यान भी होगा, है ना। चलिए थोड़ी देर के लिए कैमरा चला जाएगा, तो ये मैं सोचा ना कि क्लास खत्म हो गई है। आओ समताप मंडल पे आते हैं। सबसे पहले यह 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है पृथ्वी की सतह से। हालांकि औसत ऊंचाई 40 किलोमीटर है। ध्रुवों पर समताप मंडल लगभग 8 किलोमीटर से शुरू हो जाता है, अतः यह ध्रुवों के सबसे निकट है। अब आप वही बात करोगे जो मैं आपको बता रहा था। देखो सबसे पहले हमारा क्या है, यहाँ ये हमारी धरती है और धरती पर हमारा क्या है, इस प्रकार से ये एक क्षोभ मंडल है और क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल है। यहां विषुवत रेखा पर इसकी लंबाई कितनी है, 18 किलोमीटर, इसकी कितनी है, 8 किलोमीटर। यानी ध्रुवों पर 8 किलोमीटर से क्षोभ मंडल खत्म, यहां पर 18 किलोमीटर में क्षोभ मंडल खत्म होता है। तो याद रखो कि ध्रुवों पर यह समताप मंडल जल्दी आ जाता है, क्योंकि क्षोभ मंडल 8 किलोमीटर ही होता है बस, ठीक है। और जो विषुवत रेखा पर इसकी मोटाई ज्यादा होती है, तो यहां पर क्षोभ मंडल काफी ऊंचाई पर आता है, 18 किलोमीटर के बाद आता है। यहां 9 किलोमीटर से शुरू हो जाएगा और यहां पर 19 किलोमीटर पर शुरू होगा। इस वाली बात को आप अच्छे से समझ लेना, ठीक है। आगे देखो, समताप मंडल की किसी भी मौसमी गड़बड़ी जैसे आंधी, बादल, ठीक है, अशांति आदि से मुक्त है। ऐसा किसी भी ठीक है पारस्परिक धारा के प्रवाह की अनुपस्थिति के कारण होता है। जैसे कि ऊपर बताया गया है, यह परत जेट विमान उड़ाने के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। ये लिख रहा जेट विमान, यहां पे देख लो जेट विमान, है ना। यहां पर आपको क्या देखना है, जेट विमान देख लो, ताकि आपको भी यहां पता चल जाए, ठीक है। यहां पर तो यहां पर जेट विमान चलते हैं, याद रखो, याद रहेगा ना। रिप्लाई प्लीज। प्रिया भारद्वाज कुछ पूछ रही हैं आप, है ना। अभी ऊपर चलेंगे, तापमान कम आने दो, तापमान अभी कम आएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। रिप्लाई, ठीक है। समताप मंडल
समान टेम्परेचर, हाँ समान नहीं, आगे जाके तापमान बढ़ता है, ये भी आपको याद रखना है ना, पहले इसको याद रखो। तो मौसम की गड़बड़ी यहां पे होती है, जेट मौसम यहां पे नहीं होता, यानी यहां पे सभी मौसमी घटनाएं स्थगित हो जाती हैं, सस्पेंड हो जाती हैं, है ना, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, समताप मंडल की निचली परत ठंडी होती है और जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ते हैं ऊपरी परतें गर्म होती जाती हैं। ठीक है, क्यों होती है? क्योंकि ऊपर जाने पर मैंने आपको बताया था यूनिगर्ल, समझ में नहीं आया, बताओ क्या नहीं आया, जल्दी बताओ। समताप मंडल में जेट विमान चलते हैं, ठीक है, और ये जो अंतरराष्ट्रीय जो विमाने होते हैं ना वो भी समताप मंडल में चलते हैं, ठीक, अंतरराष्ट्रीय दूर दूर तक हो, लेकिन डोमेस्टिक यानी यहां से आपको दिल्ली से आगरा जाना हो, ये हमारे क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा में चलते हैं। ठीक है, याद रखना, अगर कभी ऊपरी सीमा लिख के आ रहा क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा, तो वो आंसर सही होता है। ठीक है, मध्य मंडल में कम तापमान होता है, बिल्कुल होता है, 0 डिग्री से भी कम होता है, वहां पर -100 तक पहुंच जाता है, अभी आगे बताएंगे ना, उसको आने तो पहले। ठीक है, आओ, हाँ 25 तक सेम रहता है, उसके बाद घट जाता है, उसके बाद बढ़ जाता है, क्योंकि वहां पर ओजोन परत आ जाती है ना। चलो अब आप देख लेते हैं। समताप मंडल की निचली परत ठंडी होती है और जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं तो उसमें परतें गर्म हो जाती हैं। देखो यहां पर तो ठंडी है, फिर जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं इसका तापमान बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि 30 से 35 किलोमीटर के बीच में यहां पर, ठीक है, 30 से 35 किलोमीटर के मध्य में यहां पर, ये 30 से 35 हो गया, ये वाला ये है, 30 से 35 किलोमीटर के मध्य में यहां पर तापमान तेजी से बढ़ता है, क्योंकि यहीं पर ओजोन परत पाई जाती है और ओजोन परत सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को अपने अंदर खींच लेती है ना, याद रखना। ठीक है ना, खींच लेती है, तो आपको याद रखना है। ठीक है ना, हाँ मैं आपके एक एक कमेंट को लूंगा। ठीक है, निश्चिंत हो जाओ। ठीक है, एक भी ऐसा नहीं होगा कि यहां से कुछ बाहर आपका कुछ पूछ भी ले, है ना। आगे देखो, यह 10 से 15 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है। पृथ्वी की हालांकि औसत ऊंचाई 40-50 ध्रुवों पर, यह समताप मंडल लगभग 8 किलोमीटर से शुरू होता है। चलिए ये तो हो गया। ठीक है, समताप मंडल किसी भी मौसमी गड़बड़ी से मुक्त होता है, यानी समताप मंडल में कोई भी मौसमी गड़बड़ी नहीं होती। वो लाइन दोबारा आ गई है, ठीक है नहीं। इसके बाद समताप मंडल की नीची परतें ठंडी होती हैं, ये तो मैंने आपको करवा दिया। ओके, आ जाओ। अब समताप मंडल में आपको गैस मिलती है, उसका नाम है ओजोन गैस। ठीक है ना, समताप मंडल में क्या मिलती है? ओजोन गैस मिलती है। यहां पर भी आप देख सकते हैं ट्रोपोस्फियर है, और यहां पर आपका मिलेगा, कौन सी है? ये आपका समताप मंडल है, और समताप मंडल में आपको ये आप पे दिखाई दे रही होगी ओजोन लेयर। ठीक है, समताप मंडल में आपको ओजोन लेयर है, तो यहां ध्यान रखो। ठीक है, चलिए आइए, मैं पता टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, तो टॉपिक पढ़ाने में पता है मैं अगर आपके सारे कमेंट्स का अगर जवाब दूंगा ना, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक, तो चलो अब आप सारी चीज़ पूछ लो, मैं आपको एक एक चीज़ के सबका जवाब दे दूंगा आपको बेहतरीन ढंग से, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। एक एक चीज़ को पता, जहाँ मैं हूँ ना वहाँ पर अच्छे से पढ़ो, तो आपका कोई भी कन्फ्यूजन ही नहीं रहेगा, आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। वो देख लीजिए। देखो अब यहाँ पर देखिए कि हमारे समताप मंडल में क्या होती है, आपको ओजोन गैस मिलती है। ये रहा हमारा समताप मंडल, और समताप मंडल में आपको यहां पे ओजोन गैस मिलती है। ओजोन गैस की उपस्थिति 20 से लेकर 50 किलोमीटर के मध्य में होती है। ये याद रखना, कहां से कहां तक? 20 से लेकर 50 के मध्य में। लेकिन सबसे ज्यादा इसका कंसंट्रेशन यानी इसका घनत्व जो है वो 30 से 35 किलोमीटर के मध्य में पाया जाता है। अब यहां पर क्या है? ओजोन गैस है। ओजोन गैस ऑक्सीजन के 3 सब एटम से मिला हुआ है, ये होता है ओजोन। ठीक है ना। ओजोन का निर्माण कौन करती है? सूर्य के द्वारा जो अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं वो ऑक्सीजन को तोड़ देती हैं। कैसे तोड़ेंगी? O+O। दूसरी ऑक्सीजन को भी तोड़ देंगी, O+O। इसमें से 3 ऑक्सीजन के एटम मिलकर O3 का निर्माण करते हैं, ओजोन गैस है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है नहीं? ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, अगली चीज पे चलते हैं। यहीं पर देखिए, यहां पर क्या है? यह गैस समताप मंडल में पाई जाती है और इसकी सर्वाधिक सघनता 3 से 35 किलोमीटर पर होती है। यही मैं आपको बता रहा था। और इसकी उपस्थिति 20 से 50 किलोमीटर के मध्य में होती है।
तो ये ओजोन जो गैस है वो यहां पर मिलती है और सघनता 30 से 35 किलोमीटर के बीच में है। इसका निर्माण कौन कर रही है? ऑक्सीजन की यानी सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें कर रही हैं। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा, सर ये बताइए 30 से 35 इसी के बीच में ज्यादा मिलती है, ये जो ऑक्सीजन तो ऊपर तक भी मिलती है, लेकिन ये बताओ ये 50 तक ही क्यों मिलती है, ये 20 के नीचे क्यों नहीं बनती? ठीक है, तो 20 के नीचे तो इसलिए नहीं बनती कि अल्ट्रावायलेट किरणें नहीं आती, ऊपर इसलिए नहीं बनती है क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन की जो सघनता है, डेंसिटी काफी कम है। ऑक्सीजन कम है इसलिए ऑक्सीजन टूट तो जाती है, लेकिन दो ऑक्सीजन पास पास नहीं है, इस कारण ओजोन नहीं बनती, क्योंकि यहां के बाद ऑक्सीजन काफी दूर दूर हो जाती है। एक ऑक्सीजन यहां, एक ऑक्सीजन यहां, एक ऑक्सीजन यहां से अगर टूटेगी भी तो ये तीन मिल ही नहीं पाएंगी। ठीक, इस कारण यहां ओजोन नहीं बनती। नीचे क्यों? क्योंकि यहां पे ओजोन परत है, नीचे अल्ट्रावायलेट किरणें जाती नहीं है, इस कारण वहां पे ओजोन बनने का कोई भी हिसाब ही नहीं बनता। ठीक है नहीं? इसके लिए पता है क्लास के बाद मुझसे जरूर बात करना है ना, क्लास के बाद मुझे बात करना। पूरी पीडीएफ आपको SST विद राज राणा टेलीग्राम पे मिलेगी, मैं इसकी पीडीएफ आपको निश्चित रूप से डालूंगा, है ना। ओजोन गैस सूर्य के द्वारा उत्सर्जित परावैंगनी विकिरण यानी अल्ट्रावायलेट रेज को अवशोषित कर लेती है और उसे पृथ्वी पर आने से रोक देती है। अब आप कहोगे सर आ जाने दो ना, आ ही तो रही है, क्या बिगाड़ लेगी? क्या बिगाड़ेगी ये आगे बताऊंगा। क्या बिगाड़ेगी देखो, यदि परावैंगनी विकिरण पृथ्वी पर आ जाए तो क्या होगा? पृथ्वी के तापमान में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाएगी। हमारी पृथ्वी का तापमान बहुत कम है, ठीक है। अगर औसत तापमान की बात करें तो पृथ्वी का औसत तापमान बहुत कम है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। वहीं इसके वायुमंडल का तापमान -23 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर ये अल्ट्रावायलेट किरणें आ गई तो तापमान बहुत ज्यादा हो जाएगा, और इतना ज्यादा हो जाएगा कि फिर यहां पे सरवाइव करना बहुत ही ज्यादा टिपिकल होने वाला है ना। और गोरे लोगों में स्किन कैंसर हो जाएगा। क्यों? अब आप कहोगे सर गोरे लोगों में स्किन कैंसर क्यों होता है? क्योंकि आप मेरे हाथ को देखिए, ये जो रंग है ना वो मेलानिन की वजह से है। जैसे ही धूप पड़ती है तो मेलानिन ऊपर आता है और हमें काला कर देता है, और यही अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित कर लेता है। तो जो गोरे होते हैं उनमें मेलानिन नहीं होता, और सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें हमारी स्किन के अंदर चली जाती हैं, जिससे स्किन कैंसर हो जाता है। और स्किन कैंसर गोरे लोगों में ही होता है, यह आपको ध्यान रखना है ना, यह जरूर याद रखना। चलिए इसके बाद क्या है? डीएनए में परिवर्तन हो जाएगा बेटा। डीएनए, जो डीएनए आरएनए की वजह से आप तुम इंसान बने हो ना, ये तुम्हारा डीएनए बदल जाएगा, यह भी आपको याद रखना है ना। और इसके बाद क्या? जलवायु परिवर्तन हो जाएगा। ये बहुत सारी चीज होगी, इस कारण इसको जीवन रक्षक परत के नाम से भी जानते हैं। थोड़ा सा और देख लेते हैं यहां पर कि और समता मंडल में क्या मिलता है। एक तो पता जेट विमान चलते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा यहां पर इसको कहते हैं वेदर बैलून। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, वेदर बैलून। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं वेदर बैलून्स। वेदर बैलून्स, ठीक है, कहां तक हमारे वायुमंडल में जाते हैं? तो वेदर बैलून हमारे समताप मंडल तक जाते हैं। हॉट बैलून कहां तक जाते हैं? क्षोभ मंडल तक जाते हैं। दोनों को आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए यहां पर एक और बात जो आपको शायद नहीं पता होगी। ध्रुवीय समतापीय बादल, जिसको PSC कहते हैं, यानी पोलर स्ट्रेटोस्फियरिक क्लाउड, PS, जिन्हें नेक्रियस क्लाउड के बादलों के रूप में भी जाना जाता है, जैसे मैंने आपको यहां पर बताए हैं, इनको कहते हैं नेक्रियस क्लाउड, ठीक है। या उनके इंद्रधनुषी होने के कारण इन्हें मोती की मां सर्दियों के ध्रुवीय समताप मंडल में बादल होते हैं। यानी सर्दियों में आपको ध्रुवों पर इस तरह के बादल दिखाई देते हैं। अब आप कहोगे सर बादल हैं तो क्या हुआ, इनसे कोई नुकसान है क्या? हाँ, यही बादल ओजोन को नष्ट करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। वरना सोचिए कि सबसे ज्यादा प्रदूषण कहां पर है? यहां पर। छेद कहां हो रहा है? अंटार्कटिका के ऊपर। क्या है सोचिए, अंटार्कटिका में तो कोई लोग ही नहीं रहते, वहां तो CFC नहीं निकलती, वहां ओजोन क्यों? ये इन बादलों की वजह से होता है। ये बादल क्या करते हैं? एक होता हमारा क्लोरीन और एक होता ब्रोमीन, इनको आधार देते हैं। और ये क्या करते हैं? क्लोरीन और ब्रोमीन इस ओजोन को लगातार तोड़ते रहते हैं और तोड़ तोड़ कर नष्ट कर देते हैं। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, है ना। PSC यानी यही बादल, ध्रुवीय समतापी मंडल बादल, अंटार्कटिक और आर्कटिक में ओजोन छिद्र निर्माण में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। याद रखो, इनसे ओजोन में छेद हो रहे हैं, है ना। आइए, वेदर बैलून समताप मंडल तक जाते हैं, ये मैंने आपको यहां पे बता दिया है।
आगे आ जाते हैं मध्यमंडल। ये है मध्यमंडल, है ना। और मध्यमंडल में देखो यहां पर फिर से तापमान घट रहा है। मध्यमंडल ये रहा ना, यहां पर क्या होगा, मध्यमंडल, है ना। तो यहां पे तापमान बढ़ रहा है और यहां पे देखो फिर तापमान घट रहा है ना। और तापमान घटते घटते यहां पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस में पहुंच जाता है। यही हमारे वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है, जिसे हम क्या कहते हैं, मध्यमंडल या मीजोस्फीयर कहते हैं। क्या होता है सर इस मध्यमंडल में, तो आप एक एक करके देखते हैं। पृथ्वी की सतह से लगभग 50 से 80 किलोमीटर के बीच यह मध्यमंडल ऊंचाई के साथ लगातार ठंडा होता जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पे ओजोन परत हो जाती है समाप्त। जब ओजोन परत समाप्त हो जाती है फिर दोबारा से ठंडा होना यह प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि ओजोन परत की वजह से वायुमंडल गर्म हो रहा था। फिर यहां से ठंडा होगा और ठंडे होते 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 इसका तापमान बहुत कम हो जाता है, बहुत कम। 6 से 8वें SST के लिए क्या पढ़ें, 6 से लेकर 8 तक की 9-10 की किताबें, ये किताबें आपको NCERT और SCERT पढ़नी है। ठीक है, वो मैं आपको करवाऊंगा, और बाकी एक किताब और बेहतरीन वाली, ठीक है नहीं। अब आ जाओ यहां पर। तो पृथ्वी की सतह से लगभग 50 से 80 किलोमीटर के बीच मध्यमंडल ऊंचाई के साथ उत्तरोत्तर ठंडा होता है। इसका टेम्परेचर -100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, जो हमारे वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। याद रखना, यही प्रश्न आया था जो आपको ध्यान रखना है। अधिकांश उल्कापिंड इसी वायुमंडलीय परत में जल जाते हैं। तो देखो यहां पर ये आपको दिखाई दे रहा है, यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये चट्टान है। अब ये चट्टान क्या है, ऊपर से आ रही है, तो ये बहिर्मंडल और वायु बहिर्मंडल है ना। यहां पर बहुत डेंसिटी कम होती है, तो यहां पर इसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही मध्यमंडल में आता है, ठीक है, यहां पर वायु बहुत ज्यादा होती है, वायु बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो यहां पर आपको ये दिखाई दे रहा है, ये चट्टान आ रही है। ये चट्टान जैसे ही हमारे मध्यमंडल में आती है, मध्यमंडल की गैसें इस पर दबाव डालती हैं। आप सोचो, कभी आप पानी में कूद कर देखो, कभी कभी क्या करो, पानी में कूद कर देखो, पानी हमारे ऊपर प्रेशर लगाता है। तो इसी प्रकार से ऐसे ही ये चट्टान जब हमारी धरती यानी गोता लेगी हमारे वायुमंडल में, क्योंकि यहां तो गैसें बहुत दूर दूर है, इन पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यहां पे गैसें ज्यादा हैं, तो इनका प्रेशर लगेगा। ठीक है, प्रेशर से घर्षण पैदा होगा, फ्रिक्शन पैदा होगा, और फ्रिक्शन से तापमान पैदा होता है, और तापमान की वजह से इसमें आग लग जाती है। तो ये हो जाते हैं मीटियोर्स, इन्हीं को कहते हैं उल्कापिंड। तो उल्कापिंड की जो बारिश, उल्कापिंड यहीं पर जलकर समाप्त हो जाते हैं मध्यमंडल में। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, ये वाली बात समझ में आ गई। इसके अलावा एक और चीज यहां पर शायद आपको पता हो कि रॉकेट, साउंडिंग रॉकेट और रॉकेट के चलने वाले विमान मध्यमंडल तक पहुंच जाते हैं। जो रॉकेट आपको चलती दिखाई देती है, उसके पीछे एक लाइन सी बन जाती है, ठीक है, वो मध्यमंडल में चलती है। रॉकेट चलते हैं, रॉकेट से देखे होंगे आपने, ऊपर छोटे छोटे से देखे होंगे, उसके पीछे लंबी सी लाइन सी बन जाती है। ठीक है, वो रॉकेट कहां चलते हैं, यहीं पर चलते हैं, ध्यान रखो। एक और चीज यहां पर ये बादल दिखाई देते हैं, इन बादलों कहते हैं नॉक्टिलुसेंट क्लाउड। कभी आपसे पूछ ले कि नॉक्टिलुसेंट क्लाउड कहां पर पाए जाते हैं, तो मध्यमंडल में पाए जाते हैं। और सुबह सुबह सूरज के सामने जो आपको बादल दिखाई देते हैं, गोधूली, जिसको हम क्या कहते हैं, गोधूली, वो इन्हीं बादलों के कारण बनती है। यह आपको पता होना चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई, आगे चलते हैं। अब आ जाता है तापमंडल या बाह्य वायुमंडल। तो ये हो गया, ठीक है। यहां पर आप देख लीजिए, अब ये बाह्य वायुमंडल में क्या है, दो घटनाएं होती है। एक तो हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, देखो ये रहा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये आपको ध्यान रखना। इसी में पता है, जो यात्री जैसे कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स कहते हैं अंतरिक्ष में गए, कहां ठहरते हैं, वहां होटल थोड़ी है, वहां होटल नहीं है, वहां पर स्पेस सेंटर है, जो आपको यहां पर दिख रहा है ना, ये है। और यहां पर जो आपको ध्रुवों पर इस तरह की लाइट दिखाई देती है, इस लाइट को अरोरा के नाम से जानते हैं, अरोरा। इसको अगर उत्तरी ध्रुव से देखेंगे तो उसको कहेंगे अरोरा बोरियोलिस, और इसे दक्षिणी ध्रुव से देखेंगे तो उसको कहेंगे अरोरा ठीक है, अरोरा ऑस्ट्रेलिस। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है ना। अब देखिए यहां पर यह परत 80 किलोमीटर से 450 किलोमीटर तक पाई जाती है, पहली बात, ठीक है। ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है। अब आप कहोगे सर इसमें ऊंचाई पर तापमान में क्यों वृद्धि होती है, क्योंकि सूरज से एक्स किरणें निकलती हैं, वाई किरणें निकलती हैं और अल्ट्रा वायलेट किरणें निकलती हैं। और ये क्या करती है, यहां पे जो गैसें होती हैं उनको तोड़ देती हैं। जैसे आपने नमक सुना होगा NaCl, इसको तोड़ेंगे तो कैसे आ जाता है, प्लस और ये माइनस। ये प्लस माइनस क्या है, इसको कहते हैं आयन।
यानी ये जो एक्स किरणें, गामा किरणें और अल्ट्रावायलेट किरणें यहां पर गैसों को तोड़ने का काम करती हैं, उन्हें आयनिक रूप में बदल देती हैं। और जब भी कोई चीज टूटती है तो दर्द होता है ना, तापमान पैदा होता है, वरना किसी तार को ऐसे ऐसे करके तोड़ के देखो गर्म हो जाता है ना। तो तापमान से यानी जहां पर गर्म हो जाता है, याद रखना बस, ठीक। तो तापमान में वृद्धि होगी, इस कारण यहां पे वृद्धि होती है। और इतनी वृद्धि होती है, वृद्धि होते होते यहां का टेम्परेचर 1500 से लेकर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। यानी ये हमारी सबसे गर्म परत है तापमंडल, इसलिए इसका नाम तापमंडल है। लेकिन पता वजह की बात क्या है, आप तापमंडल में हो और आपने बाहर हाथ निकाला, आपका हाथ नहीं जलेगा। आप कहोगे सर हाथ क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि यहां पर गैसें बहुत दूर दूर हैं, इसलिए कोई खाली जगह है, वहां पर कुछ है ही नहीं, तो गर्मी कहां से महसूस होगी? ठीक है, इसलिए आप आराम से हाथ निकाल लो। यहां पे थर्मामीटर लगा दो, थर्मामीटर यहां का टेम्परेचर को रिकॉर्ड नहीं कर पाता है, यह भी आपको ध्यान रखना चाहिए, है ना। अब चीज समझ में आ गई नहीं? चलिए, यह सबसे गर्म परत है जिसका तापमान 1500 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस मंडल में ही अरोरा पैदा होता है। अरोरा क्या होता है? सूर्य से क्या होते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं, जिनको कहते हैं सौर पवन, ठीक है, और वो यहां पे टकराती हैं। यहां पे भी आयन मंडल बन जाता है ना, वहां पे टकराती हैं, और जिनकी वजह से एक ध्रुवीय प्रकाश, यानी इस प्रकार से प्रकाश उत्पन्न होता है, उसी को ध्रुवीय प्रकाश कहते हैं। नॉर्थ पोल से उसको अरोरा बोरियोलिस और दक्षिणी ध्रुव से उसको अरोरा ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है नहीं? पहले इसको पढ़ लो, उसके बाद देखते हैं, है ना। यहां पर अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन है, ये रहा अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, याद रखना। और छोटे मोटे जो आपके सैटेलाइट हैं, ये भी आपको यहां पर कहीं कहीं उसकी ऊपरी सीमा में मिल जाते हैं, है ना। अब आ जाते हैं वायु बहिर्मंडल, ये रहा वायु बहिर्मंडल, ये रहा। ये तापमंडल के बाद क्या आ जाएगा? वायु बहिर्मंडल। यह पृथ्वी की सतह से 700 से 10,000 किलोमीटर ऊपर है। एक्सोस्फीयर, इसको क्या कहते हैं? एक्सोस्फीयर पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे ऊंची परत है और इसकी ऊपरी सतह पर सौर वायु के साथ मिल जाती है, और यहां पर हमारा वायुमंडल समाप्त हो जाता है। हो गया हमारा वायुमंडल समाप्त। पृथ्वी की उपग्रह इसी, यानी पृथ्वी पर जितने भी उपग्रह होते हैं जनरली यहीं पर स्टेब्लिश होते हैं, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। अब बात आती है जिसका आप इंतजार कर रहे थे, आयन मंडल, ठीक है नहीं? कि सर आपने सब कुछ तो बता दिया, आयन मंडल नहीं बताया, ठीक है। स्पेस सेंटर कौन बनाया? अमेरिका ने, और बाकी सारी स्पेस एजेंसी है ना, सबने मिलकर बनाया है वहां पर, ठीक है नहीं? चलो अब यहां पे देख लेते हैं। पृथ्वी के लगभग 80 किलोमीटर के बाद का संपूर्ण वायुमंडल आयन मंडल कहलाता है ना। ये याद रखना, ये आपको जनरली कहा जाता है कि यहां पर क्या है, 80 किलोमीटर मध्य मंडल के बाद जो भी ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, इस सब को हम क्या कहते हैं? आयन मंडल कहते हैं। ये पहले याद रखना, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं। पृथ्वी से जो रेडियो तरंगे जाती हैं, जैसे आप मोबाइल पे बात कर लेते हो ना, मोबाइल, ये मोबाइल है ना, मोबाइल में क्या होता है? टावर, यानी ये टावर पे लगा रहते हैं, और टावर आपकी रेडियो तरंगों को ऊपर भेज देता है। फिर वहां से रेडियो तरंगें दोबारा से परावर्तित होती हैं और दूसरे टावर में पहुंच जाती हैं, टावर से आपके मोबाइल में पहुंच जाती हैं। अगर ये मंडल नहीं होता तो आप यहां से हेलो बोलते, हेलो, तो आपकी हेलो ऊपर जाती और हेलो ऊपर चली जाती, लौट के नहीं आती, तो दूसरा वाला मोबाइल लेके बैठा रहता, हेलो आपकी आती नहीं। वो तो भलाऊ रे इनका आयन मंडल का, वो आपकी रेडियो तरंगों को दोबारा धरती पर फेंक देता है, लो अपने हेलो को दोबारा भाग ले जाओ। ये है, ठीक है, याद रखना। तो पृथ्वी से प्रेषित रेडियो तरंगें इसी मंडल में परावर्तित हो जाती हैं और वापस लौट जाती हैं, है ना। आयन मंडल को हम 4 या 5 परतों में बांटते हैं, ध्यान रखना। सबसे पहली परत होती है डी, फिर उसके बाद होती है ई, फिर उसके बाद होती है F1 F2 और ऊपर और होती है जी परत, ठीक है। सबसे नीचे वाली लॉन्ग वेव्स को रिफ्लेक्ट करती है, फिर मीडियम वेव को रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है, और फिर ये हो गई शॉर्ट वेव। ये कौन सी होगी? मीडियम वेव्स। यहां पे क्या होगी? लॉन्ग, ठीक है, शॉर्ट वेव्स नहीं, यहां पर लॉन्ग वेव, सबसे लॉन्ग वेव्स, सबसे जो लॉन्ग वेव होती है जिसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा होती है वो, फिर उसके बाद मीडियम वेव्स, फिर इसके बाद शॉर्ट वेव्स, और ये जी सारी तरंगों को जो फेंक देती है, चाहे लॉन्ग हो, चाहे मीडियम हो, चाहे शॉर्ट हो, उन सबको लौटा देती है, ठीक है नहीं? हाँ, ऐसा हो जाता है, वो भी मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं, तो टेंशन मत लो। तो आयन मंडल तो ये हो गया।
अब आइए, इसके अलावा गैसों की प्रतिशतता के आधार पर वायुमंडल को दो भागों में बांटा जाता है। मैंने आपको बताया था सममंडल और विषममंडल। जहां पर गैसों का प्रतिशत सेम है, जैसे आपको ऐसे करके याद रखना है, जहां पर 78% नाइट्रोजन है, ठीक है, 21% ऑक्सीजन है और यहां पे 0.93% आर्गन है, ठीक है। तो यहां तक यानी पृथ्वी के कितना 80 किलोमीटर तक, मध्यमंडल तक, ठीक है, मध्यमंडल तक, जैसे आपको यहां पे दिखाई देगा, ये रहा, यहां तक, ये जो आपको जगह दिखाई दे रही है, यहां तक इनका प्रतिशत सेम रहता है, कोई भी इनके प्रतिशत में अंतर नहीं आता 80 किलोमीटर तक। इसलिए इसको कहते हैं इनका अनुपात समान रहता है, समान की वजह से इसको कहते हैं सममंडल, ठीक है। यहां 80 किलोमीटर से ऊपर इनका जो प्रतिशत है वो अलग अलग हो जाता है। जैसे यहां पर 100% नाइट्रोजन मिलेगी, यहां पर 100% ऑक्सीजन मिलेगी, यहां पर 100% हीलियम मिलेगी, यहां पर 100% हाइड्रोजन मिलेगी। कभी कभी आपसे इसको कहते हैं विषम मंडल या हेट्रोस्फियर, इसी को हम क्या कहते हैं, हेट्रोस्फियर, ठीक है। तो ये हो गया सममंडल, ये हो गया आपका विषम मंडल। यानी सममंडल में कौन कौन से मंडल आते हैं कभी पूछ ले तो, ट्रोपोस्फियर आता है, मीसोस्फियर आता है, स्ट्रेटोस्फियर आता है, 3 मंडल आते हैं। और इसके बाद का जो है उसको क्या कहते हैं, विषम मंडल, हेट्रोस्फियर। हेट्रोस्फियर में आपको ये सब परतें मिलेंगी। उन परतों को सीक्वेंस याद रखना, पहली परत नाइट्रोजन, फिर उसके बाद ऑक्सीजन, फिर उसके बाद हीलियम और फिर उसके बाद हाइड्रोजन। इन परतों का भी क्रम पूछ लेता, पहले कौन सी आएगी, फिर उसके ऊपर कौन सी आएगी, तो सबसे पहले नाइट्रोजन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर हीलियम की, फिर हाइड्रोजन की। इस प्रकार से आपको याद रखना है, ठीक है नहीं। ये हमारे बिहार शिक्षक भर्ती का कोर्स है, ये आप याद रखना कि राजनारायण, इसमें डेमो लगेंगे, ठीक है। अब ये सारी क्लासें आपको यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 याद रखना। तो ये इस समय पर राजनारायण कोड का इस्तेमाल करोगे तो 1670 रुपये मिलेगा ये सारी, ठीक है। ऐसी ही आपको सारी क्लासें मिलेंगी। थैंक यू, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपको क्लास कैसी लगी ये जरूर आप बताएं, और आपको टॉपिक कैसा लगा, टॉपिक के बारे में बताएं। इसी प्रकार से आपको एक और मैं पॉलिटी की भी एक डेमो क्लास दूंगा। इसके अलावा आपको साइंस की सबकी आपको एक डेमो क्लास जरूर मिलेगी, आप अच्छी तरह से देखें, ठीक है। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप मुझसे सीधे सीधे ज्वाइन कर सकते हैं SST विद राज राणा पर, ठीक है। और यहां पर आप कोर्स भी आप परचेज कर सकते हैं टेक्स्टबुक ठीक है, टेक्स्टबुक के ऐप पर जाकर। और भी अब आप बताइए कौन कौन से प्रश्न अब आपको पूछने हैं, क्या चीज है जो आपको समझ में नहीं आई, बाकी चीजें मैं आपको यहां पे बताने के लिए तैयार हूं। नूडल्स जी बहुत अच्छी बता रहे हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, है ना। चलिए, इसी प्रकार से अगर क्लास चाहते हैं तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर इसी प्रकार से हर एक टॉपिक की क्लास कर दे, तो मैं आपको बहुत सारे टॉपिक आपको इसी प्रकार से करा दूंगा, ठीक है। वीडियो को एक काम जरूर करना कि वो डेमो क्लास है जितना भी हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करो, ज्यादा से ज्यादा, कि देखो जिसको वायुमंडल की संरचना समझनी है तो वो इस क्लास को ले सकते हैं। अपने दोस्तों के पास शेयर करो, स्टेटस पे लगाओ, ठीक है। चलिए तो बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत। अगर आप जुड़ना चाहते हैं यानी इस PDF को भी लेना चाहते हैं तो आप SST विद राज राणा टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। यहां पर मैंने आपको बताया था। थैंक यू।